Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 7 Mathematics, Chapter 14, Symmetry, Episode 1. तो स्टूडेंट्स सिमेट्री क्या होती है अब हम इसको जानेंगे इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में। तो यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली वैसे तो आपको सिमेट्री जो है क्लास 6 के वीडियो लेक्चर में पूरी तरीके से बता दी गई थी, इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है, ये कैसे कहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में हम बताएं तो सिमेट्री के लिए आप ये जान लो कि जो सेम जैसी जो चीजें हमें दिखती हैं उसके कोई दो पार्ट अगर किसी चीज के सेम दिखते हैं तो उसको हम सिमेट्री के अंतर्गत में रखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सिमेट्री का यूज कहाँ होता है। तो आप ये जान लो जितने आर्टिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये सब इस सिमेट्री का बहुत ज्यादा यूज करते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन को अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप क्लास 6 का वीडियो देख लो, तो उसमें आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी नेक्स्ट हेडिंग से इसको कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स, यानी रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए लाइंस ऑफ सिमेट्री को हमें जानना है कि हम कितनी लाइंस उसमें बना सकते हैं और कैसे कैसे उसमें बन सकती हैं। तो हम एक एक करके रेगुलर पॉलीगॉन्स को ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, एक चीज आप याद रखना, रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं इसको आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। रेगुलर पॉलीगॉन्स यानी ऐसे पॉलीगॉन्स जिनकी सभी साइड और सभी एंगल्स बराबर होंगे तो उनको हम रेगुलर पॉलीगॉन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके ले लेते हैं। सपोज अगर हम रेगुलर ट्राइंगल ले लें तो रेगुलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी और तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो इसमें अगर हम सिमेट्री को देखें तो ये कैसी होगी, तो एक इसमें सिमेट्रिकल लाइन हम ऐसे डाल सकते हैं इस कॉर्नर से। ठीक है, एक सिमेट्रिकल लाइन इस कॉर्नर से आप डाल सकते हो इसमें, और एक सिमेट्रिकल लाइन इस कॉर्नर से इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे जब हमने ट्राइंगल लिया यानी 3 साइड वाला जब हमने ट्राइंगल लिया तो फिर हम इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री भी डाल सकते हैं। तो ये हमें एक चीज पता चल गई कि ट्राइंगल के केस में टोटल कितनी लाइंस होंगी, 3 लाइंस होंगी सिमेट्री की। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरा ले लेते हैं जिसको अगर हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं तो वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर के केस में हम क्या देखेंगे, तो स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर को जब हम अगर इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री डालेंगे, लाइंस ऑफ सिमेट्री आप जान तो रहे हो ना, बेसिकली एक ऐसी लाइन जहां से उसके दोनों तरफ के पार्ट सेम हो, एक जैसे दिखाई दे, तो उसको हम सिमेट्रिकल लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो अब इस स्क्वायर के केस में आप क्या देखोगे, आप देखोगे एक लाइन तो हम यहां से डाल सकते हैं सिमेट्री की। अब आप देखो इस तरफ का पार्ट और इस तरफ का पार्ट दोनों एक जैसे है ना, तो ये एक सिमेट्रिकल लाइन कही जाएगी। ठीक है, अब एक लाइन हम यहां से डाल सकते हैं ऐसे, यानी जो स्क्वायर के एक तरीके से डायगोनल्स हो जाएंगे। और इसके बाद एक लाइन अगर हम ऐसे भी डाल दें तो ये भी सिमेट्रिकल लाइन होगी, और एक ऐसे अगर डाल दें तो ये भी जो है सिमेट्रिकल लाइंस हो जाएगी। तो यानी यहां से हम कह सकते हैं हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 लाइंस हो गई। यानी स्क्वायर के केस में हम ये कह सकते हैं कि 4 लाइंस हम डाल सकते हैं जो है सिमेट्री की। तो सिमेट्रिकल लाइंस कितनी हो रही है, 4। यानी आप यहां से देखो एक चीज आपको पैटर्न मिल रहा है कि जब 3 साइड वाला कोई रेगुलर पॉलीगॉन था तो उसमें 3 लाइन हम डाल सकते थे, अभी तो 4 साइड वाला हो गया तो उसमें 4 लाइंस डाल सकते हैं। एक और ले लेते हैं जो 5 साइड का होगा रेगुलर पॉलीगॉन, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ देखते हैं इसमें कितनी लाइनें आ जाएंगी, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन के केस पे अगर हम सिमेट्रिकल लाइन डालें तो आप देखोगे कि एक लाइन हम जैसे यहां से डाल देते हैं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस साइड का हिस्सा इस साइड के हिस्से के बराबर होगा, तो ये एक सिमेट्रिकल लाइन हो गई। फिर एक लाइन हम यहां से डाल सकते हैं इस वाले कॉर्नर से, तो ये वाला कॉर्नर से लाइन जाएगी तो वो कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, फिर एक इस वाले कॉर्नर से लाइन जा सकती है जो कि ऐसे जाएगी, फिर एक इस वाले कॉर्नर से भी लाइन जा सकती है जो कि कुछ ऐसे जाएगी, और एक लाइन इस वाले कॉर्नर से भी हम डाल सकते हैं जो ऐसे हो जाएगी। तो यहां से एक चीज हमें पता चली, जब हम पेंटागन ले रहे हैं तो रेगुलर पेंटागन के केस में हम ये कह सकते हैं कि हम 5 सिमेट्रिकल लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, यानी एक चीज हमें क्लियर हो गई, अगर हम हेक्सागन लेंगे रेगुलर तो उसमें 6 सिमेट्रिकल लाइन होंगी। ऐसे ही हम आगे और लेते जाएंगे फिगर, तो आगे हमें सिमेट्रिकल लाइंस पता चल चुकी है कि कितनी आती जाएंगी। यानी जो भी हम रेगुलर पॉलीगॉन लेंगे उसमें जितनी साइड होंगी
यानी हर एक कॉर्नर से एक लाइन डालेंगे तो फिर उसमें उतनी ही लाइन सिमेट्रिकल डाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी टॉपिक में एक और चीज आती है जो कि हम कह सकते हैं मिरर लाइन। देखो ये छोटा सा कीवर्ड है, कई बार आपसे पूछ भी लेता है, तो मिरर लाइन को भी आप जान लो ये होता क्या है। देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिनको अगर हम हाफ मिरर में बनाएं तो वो रियल वाले फिगर की तरह ही रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं ऐसी लाइन को मिरर लाइन। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। सपोज मान लो हम यहाँ पे कोई एक ऐसा फिगर ले लेते हैं जो काइट के जैसा है। अब इस फिगर को अगर आप देखो, इसमें सिमेट्रिकल लाइन आपसे बोली जाएगी तो आप ऐसे इसको बना दोगे, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूँ इसका मिरर में रिफ्लेक्शन बनाओ, तो मिरर में आप इसका रिफ्लेक्शन लेकिन इसके हाफ फिगर का बनाओ, तो हाफ फिगर का मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो देखो वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लगा दिया इसका मिरर, ठीक है। अगर आप इस साइड पे यहाँ पे इसका मिरर लगा दो, मिरर को मैं थोड़ा अलग से ऐसे शो कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, तो ये आपने मान लो मिरर लगा दिया। अब ऐसी कंडीशन पे होगा क्या, इसकी जो इमेज है वो मिरर के अंदर बनेगी। मिरर को अगर मैं ऐसे कैप्चर करके दिखाऊं तो ये देखो ये एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर की बाउंड्री हो गई। और अब इस मिरर में इस इमेज को कैसे बनेगी, इस मिरर में ये इमेज जो है वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे बन जाएगी। तो यानी यहां से आप एक चीज ये कह सकते हो कि अगर इस पूरे फिगर को हम बीच में से ऐसे इसमें सिमेट्रिकल लाइन डालें तो उसका शेप कुछ मिरर के लाइन के बराबर होगा अगर हम इस मिरर को इस शेप के बीच में रख दें। अगर हम मिरर को ऐसे लेके इस शेप के बीच में रख दें और इस हिस्से से अगर सिर्फ देखें तो ये वाला हिस्सा और इस हिस्से का इधर रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा मिरर के केस में। तो ये वाला रिफ्लेक्शन जो इस हिस्से का दिख रहा है और यहाँ पे ये दोनों हिस्से दिख रहे हैं, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, मिरर लाइन भी बोल सकते हैं। तो ऐसी लाइन जब कभी फॉर्म होगी तो हम इसको मिरर लाइन भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल लाइन या फिर मिरर लाइन भी। अब इस केस में इसको मिरर लाइन भी बोल सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे मिरर रखेंगे तो दोनों ही तरफ फिगर सेम फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये एक चीज और इसमें याद रखना है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, देखो रोटेशनल सिमेट्री को समझने के लिए आपको इसको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। क्लास 7 के कोर्स में बहुत ज्यादा इसको पूछा भी जाता है, ठीक है। तो रोटेशनल सिमेट्री सबसे पहले तो जान लो, रफली जान लो कि जब भी कोई चीज रोटेशन हो रही होगी और रोटेशन होने की वजह से उसकी सिमेट्री बन रही होगी तो उसको हम कहेंगे रोटेशनल सिमेट्री। जैसे कि आप देखो तो आप वॉच देखते हो ना, तो वॉच में क्या होता है, उसके जो हैंड्स होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, तो उससे जो सिमेट्री बनती है उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जो कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इसके क्लियरली आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले कुछ कीवर्ड लेते हैं, जैसे पहला है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्या होती है, दरअसल ये रोटेशन होती है। रोटेशन क्लॉकवाइज कब होगी, तो याद रखो, देखो हमारे पास हमारे घरों में होती क्या, क्लॉक होती है, और हम जानते हैं कि क्लॉक में क्या होता है, एक सेंटर होता है और सेंटर से जो हैंड होता है ना, अब आप देख लो मिनट वाला हैंड हो या आवर वाला हैंड हो, वो एक साइड को मूव करता है, वो इस साइड मूव करता है, यानी इस साइड आगे बढ़ता है, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे 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 मूव करता रहता है। तो जब भी कोई चीज आपकी इस तरह मूव कर रही होगी, यानी इस साइड से मूव कर रही होगी, तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आपको बोलेगा क्लॉकवाइज घुमा दो इस चीज को, तो आप क्लॉकवाइज ही नहीं जानते किस साइड मूव कर रहा है, तो फिर आप कैसे बता पाओगे। तो याद रखना, जब भी कोई चीज क्लॉक के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव कर रही है तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, यानी जब भी कोई क्लॉक से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज। अगर मैं आपको बताऊं कोई ऐसी चीज है जो कि सेंटर से मान लो ऐसा है और ये आवर वाला हैंड ऐसा ही होता है, लेकिन मान लो अगर किसी वजह से ये इस तरफ मूव करने लगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्लॉक से अगर रिवर्स हो जाए तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में इस तरफ घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज में इस तरफ घूमेगी, यानी उल्टे साइड अगर घूमने लग जाएगी तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इससे आपको पता रहेगा कि वो चीज कहाँ मूव कर रही है। इसका भी यूज भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज होता है, फिलहाल उनके वर्ड्स को समझ लो, है ना। इसके बाद एक चीज आती है सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, यानी कौन सी ऐसी जगह है जिसके उस सेंटर से वो चीज रोटेट हो रही है। जैसे क्लॉक के केस में हम कह सकते हैं जो हैंड होता है वो इस सेंटर से रोटेट होता है, यानी ये सेंटर फिक्स रहेगा, बाकी चीज जो है ये हैंड रोटेट होता रहेगा।
तो जो चीज फिक्स रहती है अपनी जगह पे उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी वो रोटेशन का सेंटर है, वहां से चीज चारों तरफ मूव करेगी लेकिन वो जगह पे वो फिक्स रहेगा, सेंटर हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है कि कोई भी रोटेशन हुआ, मान लो क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो फिर उस कितने एंगल के लिए वो चेंज हुआ उसका एंगल भी जानना जरूरी है। अब जैसे सपोज यहाँ पे पहले आर्म था, पहले आवर वाला या मिनट वाला मान लो, उसके बाद वो यहाँ पे चला जाता है, यहाँ से रोटेट होके वो यहाँ चला गया, तो कितने एंगल मूव हुआ, तो हम इसको कह सकते हैं कि 90 डिग्री का ये मूवमेंट हो गया, ठीक है। अगर वो यहाँ से जो है यहाँ से न जाके यहाँ पे पूरा मूव कर जाता है यहाँ तक, तो हम ये बोलेंगे कि 180 डिग्री का मूवमेंट हो गया है। तो ये इसको कहते हैं रोटेशन का एंगल, यानी कितना एंगल मूव कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपको ये आसानी होगी कि जैसे कभी बोला जाएगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो आप यहाँ से सीधे इस तरफ 90 डिग्री घूम जाओगे, यानी आपकी नया जो आर्म की पोजीशन होगी वो ये हो जाएगी। अगर बोला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो आप इधर घूमोगे 90 डिग्री, तो फिर आर्म की पोजीशन आपकी ये हो जाएगी, यानी ये जो आपका आवर वाला हैंड है ये इधर आ जाएगा। तो ये चीज आप याद रखना, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद रोटेशन, ठीक है। अब एंगल ऑफ रोटेशन के बाद एक और वर्ड जो बहुत ज्यादा सुनने में आता है वो होता है हाफ टर्न। हाफ टर्न क्या है? दरअसल हाफ टर्न कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, जब हम इसको पूरी तरीके से पूरा टर्न कर देते हैं, यहाँ से कोई चीज अगर टर्न होकर यहाँ तक जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन तक जा रही है, तो इसको 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ऐसी चीज को हम बोलते हैं हाफ टर्न। बहुत ही सिंपल है, कई बार हम 180 डिग्री का एंगल नहीं बोलते हैं, सीधे बोल देते हैं हाफ टर्न हो गई। तो आप याद रखना, जब हाफ टर्न होगी कोई चीज तो वो 180 डिग्री का एंगल पे, यानी वो टर्न हो गई, तो वो हाफ टर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आता है क्वार्टर टर्न। क्वार्टर टर्न क्या होता है? तो क्वार्टर टर्न क्या होता है कि वो जो है कोई भी चीज जो है 90 डिग्री के एंगल पे अगर टर्न हो रही है तो उसको बोलते हैं क्वार्टर टर्न, ठीक है। ये अगर 90 डिग्री पे टर्न होगी, चाहे वो इस साइड हो या इस साइड हो, तो उसको हम बोलेंगे क्वार्टर टर्न, ठीक है। तो ये दो चीजें भी आपको समझ आ गई कि हाफ टर्न क्या होता है, क्वार्टर टर्न क्या होता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास कोई विंड मिल है, तो विंड मिल कुछ ऐसी होती है। अब विंड मिल में क्या होगा कि ये इसके कुछ विंग्स लगे होते हैं, ठीक है, और ये विंग्स कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। ये मान लो एक विंड मिल है और उसके विंग्स हैं। अब ये क्या होंगे, ये हर समय घूमते रहेंगे, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पे है। सपोज अगर ये विंड मान लेते हैं यहाँ पे, इसको ये ए पोजीशन है, इसकी ए वाला पंख है, और ये मूव करके यहाँ चला जाता है, यानी ए अगर यहाँ पे आ जाएगा तो कितने डिग्री का चेंज हुआ, तो हम ये कह सकते हैं 90 डिग्री का इसमें रोटेशन हो गया। किस साइड में? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का रोटेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें कई कंडीशन बन सकती है ना, कि ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगर ए और चेंज कर गया तो 90 डिग्री का फिर रोटेशन कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। फिर ऐसे 90 डिग्री का रोटेशन करेगा तो यहाँ पे ए पहुंच जाएगा, ऐसे ही फिर करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो यानी यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि देखो, जब ये रोटेशन करके 90 डिग्री पे पहुंचेगा तो ये पहले की इमेज की तरह ही ये इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि अगर ये 90 डिग्री नहीं करेगा, बीच में रहेगा, तो वो इमेज इस इमेज से अलग होगी, ठीक है। कैसे अलग होगी देख लो। जैसे मान लो कि ये 90 डिग्री का रोटेशन नहीं कर रहा है और कहीं बीच में रह रहा है, तो अब ये कुछ विंडमिल ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो आप इसको देख सकोगे ऐसे। तो ये क्या होगा इस कंडीशन पे, ये जब पहले यहाँ पे था, अब ये 45 डिग्री मूव करेगा, तो ये ए वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये 90 डिग्री नहीं है। लेकिन जब 90 डिग्री मूव करेगा तो इसकी इमेज ऐसी हो जाएगी जैसे पहले बार थी, यानी जैसे पहले स्टैटिक वे में जैसे रखा था वैसे ही हो जाएगी। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ आती है कि जब ये 90 डिग्री मूव करेगा तो ये पहले जैसी इमेज बनाएगा, ऐसे ही ये जब 90 और मूव करेगा तो फिर पहले जैसी इमेज बना लेगा। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से कहें तो हम ये कह सकते हैं 180 डिग्री मूव करेगा तो फिर पहले जैसी इमेज बना लेगा। यानी अगर इसको हम पूरा मूव कराएं तो हम ये कह सकते हैं ये 4 टाइम ऐसा होगा कि 4 टाइम अपनी पहले वाली इमेज को ये पा जाएगा, यानी मूव करते करते पूरा सर्कल बनाते समय इसको 4 टाइम ये अपनी इमेज को वापस से पा जाएगा। तो यही जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर, यानी हम इसको कहेंगे रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। ये जो फिगर है वो कैसा है, ये रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 का जो है फिगर है, यानी इसी को ऑर्डर कंसीडर करते हैं। यानी अलग अलग फिगर होते हैं, अलग अलग रोटेशनल सिमेट्री के ऑर्डर होते हैं उसमें। तो इस वाले फिगर में हम क्या कह सकते हैं कि ये है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, ओके।
स्टूडेंट इस चैप्टर में अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। देखो होता क्या है कि अभी तक हमने लाइन सिमेट्री सीख लिया, रोटेशनल सिमेट्री सीख लिया। अब हम कहीं इन दोनों में कंफ्यूज ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना लगे कि दोनों सेम है, तो इसलिए ये टॉपिक भी सीखना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम बेसिकली उस डिफरेंस को जानेंगे कि लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री में डिफरेंस क्या है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज हमने सबसे पहले एक एग्जांपल में ले लिया लेटर ई। अब लेटर ई ले लिया, और अगर मैं और एग्जांपल ले लूँ तो एक है लेटर एस, इनसे आपको बेहतर समझ आ जाएगा, और एक है लेटर एच। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 अलग अलग लेटर्स ले लिए हैं। अब इन लेटर्स में हम सिमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले देखो लेटर ई के केस में अगर हम देखें तो हम इसको यहाँ से एक सिमेट्रिकल लाइन खींच सकते हैं, और इस सिमेट्रिकल लाइन से ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे है लाइन सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे लाइन सिमेट्री है, लेकिन क्या रोटेशनल सिमेट्री है यहाँ पे? देखो अगर हम इस वाले हिस्से को ऐसे रोटेट करें तो क्या ई बनेगा? जब ये रोटेट होगा तो ये ई तो नहीं बनेगा, ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, तो ये ई नहीं बनेगा, ये उल्टा स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी अगर हम इसको रोटेट करें तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये अगर ऐसे करके ऐसे रोटेट होगा, ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से तो ई तो नहीं है, ये उल्टा बन गया, तो यानी यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, लाइन सिमेट्री होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेटर है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको बीच में से ऐसे काट देते हैं तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, यहाँ से इस केस में कह सकते हैं क्या ये लाइन सिमेट्री बना रहा है? तो एक्चुअली ये लाइन सिमेट्री नहीं बना रहा है। क्यों? इस साइड का फिगर और इस साइड के फिगर में चेंजेस है। इधर की साइड जो है यहाँ पे फिगर जो है कर्व मोड में है और यहाँ पे ब्लैंक है, और इस साइड वाले नीचे वाले फिगर में इस साइड कर्व है और यहाँ पे ब्लैंक है, तो ये लाइन सिमेट्री नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक्चुअली है रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं रोटेशनल सिमेट्री। क्यों? क्योंकि देखो इसको अगर हम ऐसे रोटेट करें तो भी ये ऐसे ही एस वापस से बन जाएगा। आप देखो इसका ये हिस्सा और ये हिस्सा पकड़ के अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर दे तो ये वापस से एस बन जाएगा। तो ये कौन सी सिमेट्री को फॉलो कर रहा है? ये रोटेशनल सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। लाइन सिमेट्री इसलिए नहीं है क्योंकि इसका ये साइड देखो खाली है और यहाँ पे ये साइड भरा हुआ है, और इस साइड को अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे खाली है। लाइन सिमेट्री में क्या होता है? एक जैसी फिगर होती है। ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री में रोटेट होकर फिगर बनता है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं इसमें लाइन सिमेट्री नहीं है, रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिगर को हम देखते हैं। इस फिगर में हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम बीच में से एक बार डिवाइड करते हैं तो देखो यहाँ से ये हो गया, लाइन सिमेट्री बना दी हमने। तो लाइन सिमेट्री बन रही है क्योंकि ऊपर का शेप और नीचे का शेप एक जैसा है, तो हम इसको कह सकते हैं हाँ ये लाइन सिमेट्री को जो है फॉलो कर रहा है। और एक चीज और है, इसको अगर आप रोटेशन कराओ, इसको अगर हम ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दे पूरा, तो आप देखोगे रोटेशनल सिमेट्री को भी फॉलो कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री भी फॉलो हो रही है और लाइन सिमेट्री भी फॉलो हो रही है। आप घुमा के देखो, आप इसको पकड़ के ऐसे घुमाओगे तब भी वो एच का एच ही रहेगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों को फॉलो करती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो केवल रोटेशनल सिमेट्री को फॉलो करती हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो केवल लाइन सिमेट्री को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो अब आपको लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों के बीच में डिफरेंस प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हमने 2 एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने फिर से स्क्वायर ले लिया है। स्क्वायर को हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं सिमेट्री में, अब हम स्क्वायर हमने ले लिया है। स्क्वायर के केस में एक चीज देखेंगे, इसको जब हम यहाँ से लाइन सिमेट्री में बना रहे थे, इसको काट रहे थे, तो अब आप देखोगे यहाँ से कुछ खास चीजें भी हैं। इसको आप लाइन सिमेट्री में भी कह सकते हो और इसको आप रोटेशनल सिमेट्री में भी कह सकते हो। ठीक है, तो याद रखना ये सिर्फ लाइन सिमेट्री नहीं है, इसको आप रोटेट करोगे तब भी ये किसी भी तरीके से रोटेट कर दोगे तब भी ये स्क्वायर वैसा ही रहेगा। तो यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिमेट्री स्क्वायर के केस में बन रही है ये लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। ठीक है, तो कभी आपको इसको डिटेल में कोई पूछेगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि केवल लाइन सिमेट्री नहीं बनती है स्क्वायर के केस में, रोटेशनल सिमेट्री भी बनती है। आप इसको घुमा के चेक कर लो, रोटेशनल सिमेट्री भी बन रही है और लाइन सिमेट्री तो आप देख ही चुके हो बनती है। इसी तरह सर्कल के केस में अगर हम बोले तो सर्कल का केस भी बिल्कुल सेम होता है।
सर्कल के केस में एक चीज तो आप जान लो इसकी, आप अनलिमिटेड लाइंस डाल सकते हो, यानी अनलिमिटेड लाइंस डाल सकते हो सिमेट्री की, पहली चीज तो ये। और ये सभी लाइंस के लिए लाइन सिमेट्री को भी फॉलो करेगा और रोटेशनल सिमेट्री को भी फॉलो करेगा। आप इसमें जितनी चाहे उतनी लाइनें डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, सारी की सारी लाइनों के लिए ये लाइन सिमेट्री को भी फॉलो करेगा और रोटेशनल सिमेट्री को भी फॉलो करेगा। स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक अब पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। थैंक यू, जय हिंद।